हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार हम फिर से आ गए हैं आप लोग का अपना यूट्यूब हब पे। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन देखे थे, उसमें हम 2 पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हमारा लास्ट क्लास इसका ग्रेविटेशन का होगा, जिसमें हम लोग आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, और उसके बाद हम मतलब कोई भी वस्तु के द्रव्यमान कहाँ पे रखने से उसका आधार केंद्र या द्रव्यमान कहाँ पे बनता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जैसे चलता है या बूढ़ा व्यक्ति या सर पे बोझा लेकर चलता है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे बनता है, या सीढ़ी पर चढ़ने से हम झुक कर क्यों चलते हैं, या कोई भी बूढ़ा व्यक्ति जैसे चलता है तो लाठी पे जैसे चढ़ता है तो झुक के चलता है, आखिर ये क्यों चलता है। और पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति या कोई भी ऊंचाई पर चढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे झुक कर क्यों चलते हैं, और फिर सीढ़ी पर चढ़ने से ऐसे झुक कर क्यों चलते हैं, इसका हम पूरा व्याख्या आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है, द्रव्यमान केंद्र कहलाती है। मतलब द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र जहाँ पर कोई भी वस्तु एक संतुलन की अवस्था में रहती है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है, इसका हम देख रहे हैं कि तो हम लोग देख रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? वह केंद्र जहां पर कोई भी वस्तु एक संतुलन की अवस्था में रहते हैं, उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। हम देख रहे हैं द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र जहां पर कोई भी वस्तु जहां पर कोई भी वस्तु एक संतुलन की अवस्था में रहती है, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र जहाँ पर कोई भी वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। फिर और आगे देख रहे हैं कि अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर होगा तो अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो जाए तो वस्तु अधिक संतुलन होगी। अगर द्रव्यमान के आधार की ओर हो जाएगी तो वस्तु अधिक संतुलन होगी। अब हम जैसे कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया बीच में, इसका भी हो गया यहाँ पे, इसका हो गया यहाँ पे, और इसका यहाँ पे हो गया। मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो जाए तो वस्तु अधिक संतुलित होगी। अगर इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर होगा तो वस्तु पूरा संतुलित में रहेगा, यहाँ भी होगा तो इसका
पूरा संतुलित रहेगा, और यहाँ भी इसका द्रव्यमान केंद्र है तो वस्तु पूरा संतुलित में है। अगर इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है तो ये भी वस्तु पूरा संतुलित में रहेगा। और इसका हम कुछ अगर द्रव्यमान केंद्र अगर बीच में रहता है तो वस्तु संतुलन में कैसे रहता है या नहीं रहता है, इसका हम कुछ इसका कारण बता रहे हैं। जैसे इसका पहला कारण हो गया, इसलिए द्रव्यमान केंद्र अगर बीच में रहता है तो इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। दूसरा हो गया, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। और दूसरा हो गया, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, और सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, और बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुककर बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। हम लोग देखें द्रव्यमान केंद्र क्या हुआ, केंद्र जहाँ पर कोई भी वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। फिर हम लोग देखें द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर। द्रव्यमान केंद्र कोई भी वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। फिर देखिए अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। जैसे इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ बीच में बन रहा है, इसका भी द्रव्यमान केंद्र बीच में बन रहा है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ बन रहा है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ बन रहा है। इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर, ऐसे अगर बूढ़ा व्यक्ति जैसे अगर झुक कर चलता है उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे बनता है बीच में। और फिर पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, पर्वत पर भी चढ़ते हैं तो इससे झुक कर चलते हैं। फिर सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, और बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं बल घूर्णन। बल घूर्णन क्या है? बल घूर्णन वह है कि वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देती है उसे बल घूर्णन कहते हैं। बल घूर्णन वह भौतिक राशियाँ जो किसी भी वस्तु के वृत्तीय गति में ला देती है, जिसे हम बल घूर्णन जानते हैं। और फिर वह भौतिक राशि जो किसी भी वस्तु को रेखीय गति में ला देती है उसे बल कहते हैं। और बल घूर्णन बराबर होता है बल गुने बल बाहु होता है। और फिर इसको हम आगे हम देख रहे हैं बल घूर्णन। तब तक आप लोग इसे देखिए। चलिए आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब हम देख रहे हैं बल घूर्णन। बल घूर्णन क्या है? बल घूर्णन बल घूर्णन क्या है? बल घूर्णन है कि वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देती है उसे हम बल घूर्णन कहते हैं। वह राशि जो किसी वस्तु को
गति देती है। वह राशि जो किसी वस्तु को गति देती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। उसे बल आघूर्ण कहते हैं। वह राशि जो किसी वस्तु को गति देते हैं उसे बल आघूर्ण कहते हैं। फिर वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देती है उसे बल कहते हैं। बल वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को गति में ला देती है उसे बल कहते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को गति में ला देती है उसे बल कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देती है उसे बल कहते हैं। और बल आघूर्णन बराबर होता है बल गुने बलबाहु। बल आघूर्णन बराबर होता है बल आघूर्णन बराबर होता है बल गुने बल आघूर्णन बराबर होता है बल गुने बलबाहु। बल गुने बलबाहु। अब इसका भी बल आघूर्णन का इसका भी कुछ उदाहरण है। इसका कौन कैसे क्या उदाहरण होता है ये हम देखेंगे। जैसे कि कुम्हार के चाक में, जैसे इसमें पहला उदाहरण देखेंगे, कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है। जैसे कुम्हार का ये चाक हुआ, कुम्हार के चाक हो, इसका यहाँ पे लकड़ी के फंसाने वाला गड्ढा, जैसे इसका ये नीचे से यहाँ पे ये परिधि हो ना, वो जो लकड़ी जिसमें से डंडा फंसा के ऐसे ऐसे जो घुमाते हैं, वही परिधि के जस्ट बगल में यहाँ चाहिए एक जगह कहीं यहाँ पे जस्ट परिधि के पास में होता है। फिर सेकेंड उदाहरण हुआ कि जाटे का हत्था परिधि के पास होता है। जैसे जाटे जो गांव घर में जो जत्ता जो चलाता है वही हो गया जाटे, उसका भी हत्था परिधि के पास होता है। जैसे ये हो गया जाटे, ऐसे करके पकड़ने वाला होता है, इसका भी हत्था होता है यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे होता है, परिधि के पास होता है। और फिर चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है। चापाकल का हैंडल चापाकल होता है उसका भी हैंडल लंबा बनाया जाता है। इसी यही बल आघूर्णन के कारण। तो इसका भी हम उदाहरण एक एक देख रहे हैं। इसका भी उदाहरण देख रहे हैं। इसका भी प्रथम उदाहरण हो गया कि कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने वाला गड्ढा परिधि के पास होता है। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने वाला गड्ढा, लकड़ी फंसाने वाला गड्ढा परिधि के पास होता है। परिधि के पास होता है। और दूसरा हो गया जाटे का हत्था परिधि के पास होता है। जाटे का हत्था परिधि के पास होता है। जाटे का हत्था परिधि के पास होता है। और तीसरा हो गया चापाकल का हैंडल। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है।
चापाकल का हैंडल लंबा है बना, यही सब बला घूर्णन के कारण होता है। फिर अब हम लोग आगे देखेंगे कि लिफ्ट, आगे हम लोग देखेंगे लिफ्ट। जैसे लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें उसका वजन क्या होगा, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है तो उसका वजन क्या होगा। अगर लिफ्ट ऊपर जाते समय एकाएक उसका रस्सी टूट जाता है तो उसका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर लिफ्ट समान एक त्वरण से ऊपर जाएगा तो इसमें भार व्यक्ति का बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा उसमें व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रहा है तो उसमें व्यक्ति का भार घटा हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है और उसका रस्सी एकाएक टूट जाएगा तो भारहीनता का महसूस होगा, जिससे लिफ्ट छत के ऊपर से जाकर टकरा जाएगा। हम लोग अब लिफ्ट केस पे फर्स्ट केस में देखेंगे। फर्स्ट केस में अगर लिफ्ट एक समान एक त्वरण से ऊपर जाएगा तो लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो इसमें सवार व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस है। इसमें सवार व्यक्ति का भार सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। और फिर केस नंबर सेकेंड केस में अगर लिफ्ट एक समान एक त्वरण से ऊपर जाएगा तो अगर लिफ्ट एक समान एक त्वरण से नीचे जाएगा तो इसमें सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा। तो इसमें सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा। फिर केस नंबर तीसरा देख रहे हैं। तीसरा केस ये है कि अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा और लिफ्ट छत से ऊपर जाकर टकरा जाएगा। और लिफ्ट छत से जा टकराएगा। लिफ्ट छत से जाके टकरा जाएगा।
टकरा जाएगा। आज हम लोग देखें गुरुत्वाकर्षण का, आज लास्ट क्लास, आज गुरुत्वाकर्षण क्लास ओवर हो गया। फिर हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, देखेंगे एक नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखें लिफ्ट में सवार व्यक्ति अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाने से क्या होता है। फिर हम लोग देखें द्रव्यमान केंद्र, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे रहता है, कौन सी वस्तु कौन स्थिति में चलता है। और फिर हम लोग देखें बला घूर्णन, बला घूर्णन क्या होता है, बला घूर्णन के कारण क्या होता है, बला घूर्णन का इसमें हम लोग बताएं बला घूर्णन के कारण ही कुम्हार का चाक का परिधि के बीच डंडा फंसाने वाला वृत्त की परिधि के निकट ही होता है। फिर हम लोग देखें जाते का हत्था, वह भी परिधि के पास ही होता है, और चापाकल का हैंडल बड़ा बनाया जाता है, यही सब बला घूर्णन के कारण। चलिए हम लोग देखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं पे।